कफ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। हारिस इब्न काब ने बाप के मरने के 40 दिन बाद अपनी रस्म ताज पोशी की एक अजीम शान तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें उसने तमाम दूर व नज़दीक के पड़ोसी मुल्कों, रियासतों, सूबों, राजधानियों के बादशाहों, राजाओं, रानियों और शहजादों को शिरकत की दावत भेजी। हत्ता कि उसने अब्बासी, सल्जूकी और हिंदुस्तानी हुक्मरानों और शहजादों को भी दावत में बुलाया। स्टेज पर उसने अपने शाहाना तख्त के साथ राबिया बलखी के लिए भी एक शाही तख्त बिछवाया, ताकि सारे जहान के मदऊईन उसकी बहन राबिया के हुस्न व जमाल से मशहूर होकर उसके लिए शादी का पैगाम भेजें। राबिया ने जब अपनी शादी के लिए बर दिखवे का ये एहतमाम देखा तो उसे ये बात बहुत हल्की और तौहीन आमेज़ लगी। उसने भाई हारिस के साथ स्टेज पर बैठने से इनकार कर दिया, तहम ये यकीन दहानी कराई कि वो ऊपर छत के झरोके से तमाम हाजरीन और मदऊईन पर निगाह रखेगी, ख़ास तौर पर शहजादगान पर फोकस करेगी। अगर उसे कोई पसंद आया तो वो अपनी कनीज़ ख़ास राना की ज़बानी उसी वक्त भाई को मुतले करेगी। हारिस अपनी तजवीज़ रद्द किए जाने पर बहुत जुज़बुज़ हुआ, मगर उसे बाप की वसीयत का ख़याल आया कि राबिया की मर्ज़ी के बग़ैर कभी कोई काम न करना। उसने तौअन व करहन राबिया की तजवीज़ मान ली और छत पर ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि नीचे हॉल में होने वाली सारी की सारी तकरीब का बेहतरीन तौर पर जायज़ा लिया जा सके। गर्ज़ तकरीब का दिन आ गया। रंग व नूर का एक सैलाब हर तरफ से उमड़ आया था। सारे बादशाह, राजे, महाराजे और रऊसा अपने अपने शहजादगान और नवाबजदगान के हमरा अपने अपने रंगीन कौमी लिबासों में मलबूस तकरीब में शिरकत के लिए उमड़े पड़ रहे थे। जो खुद नहीं आ सके थे, उन्होंने अपने शहजादगान को वज़रा के साथ भिजवा दिया था। तकरीब में एक से एक बढ़कर हसीन नौजवान और वजीह शहजादे मौजूद थे। रक़्स व मौसीकी और माए नाब के दौर चल रहे थे। हसीन कनीज़ें अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थीं और राबिया अपने भाई की ताजपोशी पर मस्त व खंदा महल की छत से ये नज़ारा देख रही थी। उसकी दोस्त कनीज़ राना उसके साथ विराजमान थी। अचानक राबिया की नज़र एक ऐसे शहजादे पर पड़ी जो इतलसी लिबास में मलबूस हर तरफ आता जाता दिखाई दिया। वो कहीं आराम से बैठ नहीं रहा था, बल्कि पारे की तरह चारों तरफ थिरकता फिर रहा था। उसकी तिलिस्मी आंखें चौकन्ना होकर हर सिमत देख रही थी, जैसे वो इंतज़ामात का जायज़ा लेता फिर रहा हो। एक ही नज़र में वो बांका, सजीला, तंदुरुस्त व तवाना, चुस्त व चौकस शहज़ादा राबिया के वजूद में दाखिल हुआ और रेंगता हुआ उसके दिल में जा बैठा। वो अपने आप को भूल गई और उसकी निगाहें हर तरफ उस शहज़ादे का ताक़ुब करने लगी। उसने एक ही लम्हे में फ़ैसला कर लिया कि वो हारिस को इस शहज़ादा गुलफाम को कैद करने की फरमाइश करेगी, यानी उसको अपनी शादी के लिए उसकी तारीफ़ करेगी। वो अभी अपनी कनीज़ राना को हारिस के पास भेजने ही वाली थी कि वो जवान राना यकदम उसकी नज़रों से ओझल हो गया। दरअसल जब वो अपनी कनीज़ से उसके बारे में बात करने लगी तो एक पल के लिए उसकी नज़रें उस शहज़ादे के वजूद से हट गई। अब वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद वो किसी काम से पिंडाल से बाहर चला गया था। राबिया ने अपनी निगाहें पिंडाल में दाखिल होने वाले बड़े दरवाज़े पर मरकूज़ कर दी और सख्त बेकरारी के आलम में उसकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। अभी तक उसने कनीज़ को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बस खुद ही चुपके चुपके क्यूपिड का तीर खाकर तड़प रही थी, जो क्यूपिड ने उस हसीन शहज़ादे की तरफ से चलाया था, जो सीधा उसके दिल में इस तरह उतर गया कि राबिया सारे होश व हवास खो बैठी।
उसे अपनी शान व शौकत और सलीमुल फितरत तबा का ख्याल ही न रहा। उसकी रूह और बदन इश्क की भट्टी की तरह सुलगने लगी। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। फिर अचानक उसे वो शहजादा पिंडाल में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। ये क्या? उसने दोनों हाथों में सोने का एक थाल पकड़ा हुआ था जिस पर शराब की सुराही, सोने के जाम और सोने की प्लेटों में मुर्गे बिरियां के कतले सजे हुए थे। उसने वो थाल निहायत अदब से लाकर स्टेज पर अमीर हारिस के सामने पड़ी मेज़ पर रख दिया और कदरे झुक कर कोरनिश बजा लाया। उसके बाद सारे हाल में हलचल मच गई क्योंकि खाने का दौर शुरू हो गया। राबिया का रंज मलाल के बायस खून खुश्क हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। उस नाम नेहाद शहजादे के अतवार से ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो उसके भाई का मुलाजिम और साकी है। फिर भी राबिया ने राना को भगाया कि जाकर ज़रा पता तो करके ला कि ये नौजवान कौन है जो भाई की साकी गिरी कर रहा है। मालूम करने पर पता चला कि राबिया जिस नाम नेहाद शहजादे पर मर मिटी थी वो शहजादा नहीं बल्कि उसके भाई हारिस का तुर्क गुलाम बख्ताश है, जिसे हारिस ने ख़जाने का दरबार बनाकर ख़जाने की निगरानी पर मामूर कर रखा है। उसके बाद राबिया का दिल उचाट हो गया। तकरीब से उसकी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई। आंखें आंसू से लबरेज और दिल आग का कुआं बन गया। आंसू उस आग को बुझाने की उधेड़ बन में लग गए। वो छत पर एक पलंग पर लेट कर सोने की कोशिश में तकिए भिगोती रही। अगले दिन जब हारिस ने उससे उसकी पसंद के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कह दिया कि उसे कोई शहजादा, नवाबजादा, पीरजादा या सैयदजादा पसंद नहीं आया। जब कोई पसंद आएगा तो वो भाई को बता देगी। उसे अपनी तकदीर पर रह रह कर अफसोस होता कि आँख लड़ी भी तो कहाँ जा लड़ी। कहाँ वो बलख की शहजादी और कहाँ बख्ताश एक ग़ुलामज़ादा, तुर्क ग़ुलामज़ादा। सद हैफ ए चरख तुझ पर। मगर इस सानिह का एक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। राबिया की शायरी और तहरीरों में जहान भर का सोज़ो गुदाज सिमट आया। उसके दर्द व गम ने उसके दिल में इश्क के हकीकी की जोत जगा दी। वो बख्ताश को पाने के लिए दिन रात खुदा को याद करती, अल्लाह से दुआएं करती, मुनाजात में मसरूफ़ रहती, अक्सर सजदों में पहरों गिरी रहती। उसकी शायरी में एक हकीकी लगन पैदा हो गई जिसे जो भी रंग दिया जाता वो ठीक था। कभी लगता कि वो खुदा के इश्क में डूबा हुआ कलाम कह रही है, कभी उसमें मजाज और बख्ताश की झलक नजर आती। जब कुछ अरसा गुजर गया और उसके दिल बेकरार को किसी कल चैन ना आया तो उसने एक अजीब व गरीब फैसला किया। राबिया ने वो बख्ताश की ग़ुलामाना हैसियत और निचले दर्जे के मुलाजिम होने की अज़ियत को रफ्ता रफ्ता भूलने लगी। उसे कई ऐसी हिदायतें और कुरानी अहकामात, हदीसें और कुरानी अहकामात याद आते रहते जिनमें ग़ुलामों के साथ बराबरी का सलूक, उनसे शादी ब्याह के तरीके, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फीज़ाद बहन ज़ैनब बिनते जहश का एक ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा से शादी और दीगर बेशुमार सहाबा कराम की कनीज़ों से शादी और बेशुमार ग़ुलामों से ऊंचे घरानों की दोशीज़ाओं की शादियां उसे रह रह कर ये बावर कराती कि शरई तौर पर इस बात में कोई ममानियत या रुकावट नहीं है कि वह बख्ताश से शादी करे। यानी शरई तौर पर उसकी और बख्ताश की शादी में कोई रुकावट और ममानियत नहीं है। वह अपने दिल को ये कायम